आज की क्लास में हम सेक्शन 100 से केस लॉज देखेंगे। प्रीवियस क्लास में सेक्शन 99 ऑफ आईपीसी तक के हमने केस लॉज डिस्कस कर लिए थे। आज हमें इंपॉर्टेंट केस लॉज देखना है सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी से। सेक्शन 100 क्या बात करती है, सेक्शन 100 में क्या बताया गया है, बताइए। मैम इसमें कंडीशन दी है कि 7 कंडीशन में डेथ कॉज की जा सकती है, अदरवाइज डेथ कॉज नहीं की जा सकती है किसी पर्सन की। राइट तो ऑफ उसमें प्राइवेट डिफेंस व्हेन एक्सटेंडेड टू कॉजिंग डेथ, हेडिंग डेथ बताया और एनी एनी अदर हार्म भी है। हाँ, वेरी गुड। सेक्शन 100 में बताया गया है कि कब कौन सी परिस्थितियां होंगी जिनमें आप किसी व्यक्ति की डेथ या एनी अदर हार्म कॉज कर सकते हैं अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज करते हुए। तो वो कंडीशंस पढ़ी थी हमने 4-5, जिसमें था कि डेथ ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है, अगर आपको अपने मृत्यु की संभावना हो रही है सामने वाले के एक्ट से, तो आप जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में ऐसा कार्य कर सकते हैं कि सामने वाले की मृत्यु तक कॉज कर दें। आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट हो गया, रेप की जो है आपके ऊपर रेप कमिट किया गया है ना, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो है वो किया गया है। उसके बाद अननेचुरल लस्ट की कंडीशन है, किडनैपिंग और एब्डक्शन है। और 7th इसमें एक लास्ट पॉइंट जो है अभी रिसेंट अमेंडमेंट से जुड़ा है, क्या जुड़ा हुआ है वो 7th पॉइंट? मैम एसिड फेंकने वाला। थ्रोइंग एसिड। कौन से अमेंडमेंट से जुड़ा है ये? 2013 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। ओके, चलिए अब देखते हैं इस पर केस लॉ। सेक्शन तो हम पहले समझ चुके हैं। सेक्शन 100, तो सेक्शन 100 पे सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा था हमने कि आप कभी भी किसी पर्सन की राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए डेथ तक कॉज कर सकते हैं यदि आपको सामने वाले के हमले से ऐसा लगता है, ऐसी आशंका उत्पन्न होती है कि आपकी जो है डेथ कॉज हो जाएगी यदि आपने अपने आप को बचाने के लिए कोई एक्ट नहीं किया। तो एप्रीहेंशन ऑफ डेथ मतलब मृत्यु की संभावना से रिलेटेड केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जालिम एंड अदर्स 1996। इस केस में ये जो भी सर्कमस्टेंसेस थे, तो उस केस में ये हेल्ड किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ नहीं था और जो एक्यूज्ड है उसने अपने पावर का एक्सीड यूज किया, मींस गोल्डन स्केल रूल का वायोलेशन कर दिया, जितना पावर यूज करना चाहिए था उससे ज्यादा पावर का यूज कर लिया, इसलिए सेक्शन में उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिला था। 304 के अंतर्गत उसको कन्विक्ट किया गया था, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड के लिए उसको कन्विक्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जालिम से याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस रमेश 2005। सुप्रीम कोर्ट का ये फिर से केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया दैट द अल्टरेशन ऑफ कन्विक्शन ऑफ एक्यूज्ड to section 304 part 1 by the high court from section 302 by the imposed by the trial court would be illegal। इस केस में कुछ ऐसा हुआ था कि जो भी फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस थी, केस की डिटेल तो नहीं पढ़ना है हमें, मतलब जो भी इसमें एक्ट कमिट हुआ था, तो उस एक्ट में ट्रायल कोर्ट जो था उसने कन्विक्शन दिया था 302 यानी मर्डर के लिए लायबल ठहराया था, लेकिन हाई कोर्ट ने परिस्थितियों को देख करके अनुमान लगा लिया, मतलब कोई एविडेंस को नहीं इन्होंने लिया। हाई कोर्ट ने क्या किया, एविडेंस वगैरह को नहीं लिया, सिर्फ अपने अनुमान से, अपनी परिकल्पना के आधार पे जो ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन दिया था मर्डर का एक्यूज पर्सन को, उसको कन्वर्ट कर दिया कल्पेबल होमिसाइड में। कहा कि नहीं ये मर्डर नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड है। लेकिन क्या यहाँ पे मिस्टेक थी हाई कोर्ट की, इन्होंने कोई एविडेंस वगैरह नहीं ली, बस पक्षकार की जो बातें सुनी उसके हिसाब से इन्होंने परिकल्पना कर ली, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब अपील पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहेल्ड किया कि ये जो हाई कोर्ट ने ऐसा जो रिकॉर्ड मतलब कन्विक्शन जो किया है ये इलीगल है। इट वाज आल्सो मेड क्लियर दैट अ प्ली ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट बी बेस्ड ऑन सर्मिसेस, कंजेक्शन और स्पेकुलेशन, मतलब अनुमान या परिकल्पना के आधार पे या ख्याल के आधार पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को लेकर के आप चेंज यूज नहीं कर सकते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्ली जब भी कोई पर्सन करता है तो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या किया, एविडेंस नहीं लिए,
मतलब कोई भी ऐसे साक्ष्य नहीं थे जिसको देख करके इन्होंने कन्विक्शन को, ट्रायल कोर्ट की कन्विक्शन को चेंज किया हो 302 में, बस ऐसे ही कर दिया अपनी परिकल्पना में। तो ये कहा गया कि नहीं, जो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्ली कभी भी होता है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और इस केस में बिल्कुल क्लियर था कि यहाँ पे कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं था, और ट्रायल कोर्ट ने जो मर्डर के लिए उसको कन्विक्ट किया था बिल्कुल सही किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना एप्रीहेंशन ऑफ डेथ नहीं है इन केसेस में। फिर था धानेश्वर मोहकंद वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, 2006 का एक केस है। तो बस इसका केस का नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो थर्ड वाला केस छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो ऊपर के दो केस थोड़ा सा याद रख लेना, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। तो इन दोनों केस में क्या था, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ नहीं था, एक्सीड पावर यूज कर ली थी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है 100 पे, तो एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, फिर एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट कि, या अब सेकंड ग्राउंड आपको क्या बताया गया है सेक्शन 100 में कि यदि such an assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will be otherwise the consequence, सामने वाले के हमले से आपको ये आशंका हो रही है कि वो जो हमला है वो इतना खतरनाक है, इतना डेंजरस है कि आपको घोर उपनति तो हो ही जाएगी। तो इससे रिलेटेड केसेस क्या थे, राजा पाशा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1983, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये किस पर है, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट। तो इस केस में अगेन वही हुआ था, जो ये पार्टीज थी इन्होंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज किया था, लेकिन यहाँ पे कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ नहीं था ग्रीवियस हर्ट का, सो देयर वाज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल टू द एक्यूज्ड। मतलब इन्होंने जबरदस्ती जो है उसको यूज कर लिया, ऐसा फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस से ऐसा कोई शो नहीं हो रहा था कि इनके ऊपर क्या हो रहा है, जानलेवा हमला हो रहा है। राजा पाशा वाले केस में इसमें क्या हुआ था कि एक पक्षकार अपने घर के अंदर से दूसरे पक्षकार पे क्या करता है, गोलियां चला देता है, और बाद में ये प्राइवेट डिफेंस लेते। तो ये प्राइवेट डिफेंस में क्या कहते हैं कि इन्होंने दूसरे पक्षकारों पे गोलियां इसलिए चलाई क्योंकि उनको ऐसा डेंजर फील हो रहा था कि वो हमारे गेट पर आकर खड़े थे और हमारे गेट पर आकर के हमें जो है इस तरीके से धमकी वगैरह दे रहे थे और इस तरीके से हमारे ऊपर हमला करने वाले थे। इसलिए हमें लगा कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला कब होने वाला है, इसलिए हमने अपने अंदर दरवाजे से ये लोग जो गेट पे खड़े थे उन पे हमने क्या करा, फायरिंग कर दी। तो इस केस में ये हेल्ड हुआ कि नहीं, ये जो है कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं था, क्योंकि ये कुछ मतलब एविडेंसेस ऐसे शो हो गए थे जहां एविडेंसेस से पता चल गया था कि जिन पक्षकार पे गोली चलाई गई है वो ना तो इनके गेट पे खड़े थे और ना ऐसा कोई इनके बीच में ऐसा कुछ विवाद हुआ था जिसकी वजह से ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज करते। तो यहाँ पर जो है इनको कन्विक्शन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट केस है बहादुर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में ये कहा गया कि जो प्ली है सेल्फ डिफेंस का मे बी पुट फॉरवर्ड ड्यूरिंग द, क्या हुआ था इसमें, हाँ, बहादुर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये हुआ था दैट द प्ली ऑफ सेल्फ डिफेंस मे बी पुट फॉरवर्ड ड्यूरिंग द ट्रायल इवन दो इट वाज नॉट पुट फॉरवर्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। क्या हुआ कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही थी इस केस में, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पक्षकार ने नहीं बोला कि मैंने ये जो एक्ट किया है ये मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किया। जब भी कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले पुलिस वाले पहुंचते हैं, है ना, पुलिस वाले पहुंचेंगे, आपसे पूछताछ करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपसे जो है कन्फेशन वगैरह लेंगे, जो भी आप बात बोल रहे हो उसको रिकॉर्ड करेंगे, चार्जशीट बनाएंगे। तो जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तब इस पक्षकार ने ये नहीं बोला कि मैंने जो ये एक्ट किया है, जिसका आरोप मुझ पर लगाया जा रहा है, ये मैंने सेल्फ डिफेंस में किया है। इसने इस फैक्ट को ट्रायल में ही डायरेक्ट बोला। तो ये कहा गया कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन के समय पर आप जब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्ली करोगे या जब अभिवचन करोगे तो ही आपको अलाउड होगा। आप डायरेक्ट कोर्ट में जाकर बोल सकते हो, नहीं बोला आप इन्वेस्टिगेशन में, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। फिर और क्या कहा कि द एक्यूज्ड कैन इवन रिलाई ऑन द सर्कमस्टेंसेस एंड एडमिशंस made by the witnesses in support of his plea without even setting up a specific plea। इवन ये भी कहा गया इस केस में कि ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक्यूज जो है, जो अभियुक्त पर्सन है जिस पर आरोप लगाया गया है, वो सेल्फ डिफेंस का अभिवचन करे या स्पेसिफिक प्लीड करे कि भाई मैंने ये जो एक्ट सेल्फ डिफेंस में किया। अगर कुछ
वो सिर्फ जो विटनेसेस आ रहे हैं, जो विटनेसेस गवाही दे रहे हैं, उनकी गवाही के माध्यम से जो सर्कमस्टेंसेस कोर्ट के सामने आ रहे हैं, जो परिस्थितियां कोर्ट के सामने बताई जा रही हैं, उन पे भी रिले हो सकता है। कोई विटनेस आया, उसने अपनी गवाही दी, गवाही में उसने ऐसे सेंटेंसेस बोले जिनसे ऐसे फैक्ट्स सामने निकल कर आए, ऐसी परिस्थितियां सामने आई कि ऐसा ऐसा हुआ था और ऐसे ऐसा एक्ट हुआ था, इसलिए मैंने इस तरीके से मारा। तो क्या हुआ, सामने वाले की गवाही से ही फैक्ट सामने आ गए कि सर ये जो आरोपी है, ये मैं तो वहां सामने खड़ा था, ये जो है यहाँ पर खड़ा था, अचानक से एक बी पर्सन आया और इनको डराने धमकाने लगा और रिवॉल्वर भी निकाल दी कि आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। फिर इसने जो है इसको वहां पर पास में एक बड़ा पत्थर पड़ा था, वो उठा करके फेंक के मार दिया, जिससे जिस जो बी पर्सन था, जो गोली निकाली थी, उसको जो है सिर में चोट लगी और वो ऑन द स्पॉट मर गया। तो अब इस गवाही से क्या प्रूफ हो गया कि बी पर्सन ए के ऊपर अटैक करने आया था, इसलिए इन्हें पत्थर उठा करके मारा और उसकी मृत्यु हो गई। तो अब यहाँ पे एक्यूज को बिल्कुल जरूरत नहीं कि वो अलग से कोर्ट में स्पेसिफिक प्ली करे कि सर मेरा एक्ट जो है क्या है, सेल्फ डिफेंस का है, गवाही से ही हो गया। तो यही इस केस में कहा था कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अभिवचन करना है, वो बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप पुलिस वाले के सामने करो। आप डायरेक्ट कोर्ट रूम में ट्रायल जब आपकी चल रही है, आप तब बोल सकते हो। आप नहीं भी बोल रहे हो तो जो फैक्ट सर्कमस्टेंसेस कोर्ट के सामने आ रहे हैं विटनेसेस के थ्रू या कैसे भी, मतलब प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस से भी कभी कभी प्रूफ हो जाता है, तो वहां से अगर ऑन जो भी रिकॉर्डेड मटेरियल जो भी है कोर्ट के पास, उससे अगर सर्कमस्टेंसेस से प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है, तो आपको बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है प्रूफ करने की, ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ओनर्स ऑफ प्रूफ बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट वाला नहीं कि आपको ही प्रूफ करना पड़ेगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक, नेक्स्ट है रीजनेबल डाउट। हो गया। अब है असॉल्ट टू कमिट रेप। अब रेप वाला पॉइंट भी था एक उसमें कि यदि कोई रेप कमिट करता है तो उसके अगेंस्ट भी डेथ कॉज करने तक का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज किया जा सकता है। तो ये लीडिंग केस था प्रकाश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, याद रखना। इसमें एपिलेंट आर एंटाइटल्ड टू क्लेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर सेक्शन 101 आईपीसी। मतलब इसमें रेप का जो है अटेम्प्ट किया गया था, तो इस अटेम्प्ट में जो है हस्बैंड ने सामने वाले पर्सन को मार डाला था जिसने उसकी वाइफ पे अटेम्प्ट किया था रेप। तो यहाँ पे उसको 100 सेक्शन का लाभ मिल गया था कि उसकी वाइफ के ऊपर रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने उसके सेल्फ डिफेंस में उस पर्सन को डेथ कॉज कर दी। प्रकाश चंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, रेप एब्डक्शन, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। ये एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी तो सीधा सीधा सेक्शन पे पूछ लेते हैं कि विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी कौन सी सेक्शन पे केस है, तो सेक्शन 100 पे है, ध्यान रखना। ठीक है, सेक्शन 100 पे है, पर्टिकुलरली किस पॉइंट पे, एब्डक्शन वाले पॉइंट पे है। इस केस में विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्या होता है कि एक लड़की होती है जो अपने फादर के घर पे गई हुई होती है, मैरिड एक महिला होती है, वो अपने पापा के घर पे रहने के लिए गई होती है। उसका हस्बैंड उस ससुराल जाकर के अपनी वाइफ को वापस घर लेने के लिए जाता है। तो जो लड़की के पिता होते हैं वो मना कर देते हैं अपनी लड़की को भेजने के लिए, कुछ मतलब कुछ ऑलरेडी कुछ इशू चल रहा होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो पेरेंट्स जो है लड़की के वो मना कर देते हैं कि हम अपनी लड़की को नहीं भेजेंगे। तो ये जो हस्बैंड होता है ये अपनी वाइफ के साथ जबरदस्ती करने लगता है, उसको मारने पीटने लगता है साथ में चलने के लिए। तो ये देख करके लड़की का जो भाई होता है वो आता है, मतलब क्या करने लगा, तो यहाँ पर इसके ऊपर जो हस्बैंड है इसके ऊपर एब्डक्शन का चार्ज लगा। क्योंकि हमने एब्डक्शन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जब पेरेंट्स की कंसेंट के बिना, जो लॉफुल गार्जियन उनकी कंसेंट के बिना यदि कोई व्यक्ति उनके पोजेशन में से बच्चे को कहीं जबरदस्ती ले जाता है तो क्या कहलाता है, एब्डक्शन कहलाता है। मतलब एब्डक्शन कहलाता है। अभी जब हम एब्डक्शन पढ़ेंगे तो उसके इंग्रेडिएंट और क्लियरली देखेंगे। अभी सिर्फ केस के फैक्ट्स बता रही हूँ। तो यहाँ पर एब्डक्शन का चार्ज हस्बैंड पे लगा कि वो मारपीट करने लगा अपनी वाइफ के साथ, जोर जबरदस्ती करने लगा। तो उसकी बॉडी की प्रतिरक्षा के लिए उसका भाई आगे आया और उसने अपने जो ये जीजा जी थे उन पर हमला करा और जिसके कारण क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई। तो जो भाई था उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में इस पॉइंट पे क्या मिल गया, लाभ मिल गया। ये कहा गया कि जो हस्बैंड था वो फोर्सेबली अपनी वाइफ को ले जाने की कोशिश कर रहा था, उस पर एब्डक्शन का चार्ज था, इसलिए जो भाई ने एक्ट किया वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किया, इसलिए कोई अपराध नहीं है। ठीक, तो विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ
यूपी एबडक्शन पे। उसके बाद अमजद खान वर्सेस स्टेट 1952, ये भी इम्पोर्टेंट केस लॉ है। इसमें क्या हुआ था अमजद खान वाले में? अमजद खान वाले केस में ये हुआ था मैंने ये शायद भेजा था आप लोगों को ग्रुप में। अमजद खान वाले में ये हाँ कम्युनल रियॉट होता है। ये अमजद खान वाले केस में ये था कि दंगे वगैरह हो जाते हैं ना, तो कम्युनल रियॉट हो गया था, दंगे हो गए थे दो पक्षकारों में, सिंधी और मुस्लिम्स में। तो यहाँ पर दो भाई होते हैं, वो जैसे ही हमला हुआ तो दो भाई होते हैं, वो वैसे ही अपनी जो है दोनों मिलकर के दुकान बंद कर रहे होते हैं कि ऐसा नहीं लोग बाग अंदर घुस आए। उसी वक्त इनकी दुकान में एक महिला और बच्चे आते हैं शेल्टर आश्रय लेने के लिए, क्योंकि दंगा हो रहा होता है। तो ये अपनी दुकान बंदी कर रहे होते हैं, उतने में जो है अदर पार्टी के लोग आकर के हमला कर देते हैं इनके ऊपर। तो एक भाई जो रहता है वो हमले से बचने के लिए जो ये दंगाई होते हैं उन पे क्या कर देता है, अटैक कर देता है ताकि वो बच सके। तो यहाँ पर इसको जो है सेल्फ डिफेंस मिल गया था कि हाँ भाई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि दंगा हो रहा है, लोग बाग अब तो बोलते ही दंगा हो रहा है, तो जो दंगाई है जो करते हैं वायलेंस वो आते हैं, मारपीट करते हैं, लूटते हैं। तो दुकान को लूटने वगैरह की जो है प्रक्रिया चल रही थी। तो जैसे ही इनकी दुकान में वो घुसे और मारना पीटना शुरू किया, तो उसने सेल्फ डिफेंस में भाई ने क्या किया, कुछ उठा करके मार दिया, तो उसकी सेल्फ डिफेंस मिल गया था इसमें। ठीक है, तो विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और अमजद खान वर्सेस स्टेट 1952, ये दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है अब आपकी सेक्शन 101। ठीक है, ये हो गई आपकी 100 पे केस लॉस। तो 100 पे ये लास्ट के दो याद रखना है। अब है 101। 101 में क्या पढ़ा था कि अब डेथ के अलावा कोई और अदर हार्म कॉज करना, कि यदि सेक्शन 100 की कंडीशंस नहीं है कि मतलब रेप का कमिटमेंट नहीं हुआ है, एब्डक्शन नहीं है, अननेचुरल लस्ट नहीं है, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ नहीं है, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट नहीं है, किडनैपिंग और एब्डक्शन नहीं है ना, और एसिड का नहीं है अटैक, इनके अलावा कोई और अटैक आपके ऊपर हो रहा है जिससे आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन किस चीज का हो रहा है, सिर्फ डेथ को छोड़ करके कोई और चीज होने का, है ना। इसमें हमने यही पढ़ा था कि मैम कोई आवाज आ रही है तो माइक बंद कर लो, कौन खोले हुए है। If the offense not be of any of the description enumerated in section 100, the right of private defense of the body does not extend to the voluntarily causing of death to the assailant, but does not under the restrictions mentioned in section 99 to the voluntarily causing to the assailant of any harm other than death। यही कहते हैं ना कि सेक्शन 101 में क्या है कि डेथ को छोड़ करके आप कोई और अदर हार्म जो है सामने वाले को कॉज कर सकते हैं। तो इस पे सिर्फ केस लॉ याद रखना है। पहला है योगेंद्र मोरारजी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। सेकंड है गुन्नू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1980। थर्ड है सविता कुमारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो लास्ट वाला केस थोड़ा सा याद रख लेंगे, सविता कुमारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या कहा गया, दैट द एक्यूज्ड नीड नॉट प्रूव द प्ली ऑफ सेल्फ डिफेंस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। The court has to examine the probabilities in appreciating such a plea. In this context, the nature of injuries found on the deceased, other parties and the accused persons has to be borne in mind. वही प्रूफ की बात हुई थी इस केस में कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक्यूज्ड को जरूरी नहीं है प्रूफ करना सेल्फ डिफेंस के लिए अपना प्ली जो उसने अभी वचन किया है, ऑल रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड जाकर के, कि मतलब जो रीजनेबल डाउट है उनके बियॉन्ड जाकर के उसको प्रूफ करना जरूरी नहीं है। केस के जो भी सर्कमस्टेंसेस सामने आए उससे प्रूफ हो रहा है, फैक्ट्स ऐसे हैं कि समझ में आ रहा है, तो उतना पर्याप्त है। तो सविता कुमारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना 101 पे है ये, बस सिर्फ केस लॉ याद रखना है, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। आगे देखते हैं 102। अब 102 में था कि कंटिन्यूएंस एंड कमेंसमेंट, कि कब
राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका शुरू होगा और कब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस चलता रहेगा। तो बैरेक्ट प्रोविजन हम पहले समझ चुके हैं कि कब शुरू होता है, जैसे ही रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर क्रिएट हो जाता है। जैसे ही आपको आशंका उत्पन्न हो गई दिमाग में, वैसे ही आपका अधिकार प्राइवेट प्रतिरक्षा का कमेंस हो गया, स्टार्ट हो गया। कब तक बना रहेगा? जब तक वो डेंजर खत्म नहीं होता। तो उसी पॉइंट पे ये केस लॉज है। तो पहला है गोवर्धन भूयान 1870। इसमें क्या कहा गया? द राइट कमेंसेस ओनली ऑन अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर। जो आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो तभी उत्पन्न होगा, तभी स्टार्ट होगा जब रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर हो, है ना, टू द बॉडी कॉज्ड बाय एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट एन ऑफेंस। आपकी बॉडी के अगेंस्ट एंडेंजर या डेंजर आपको रीजनेबली एप्रीहेंशन हो, अटेम्प्ट के माध्यम से या थ्रेट टू कमिट एन ऑफेंस, कि आपको आपके ऊपर या तो प्रयत्न किया गया है कोई अपराध का, मतलब कोई किसी अपराध का प्रयत्न किया गया है, उससे आप डर गए, या फिर कोई अपराध करने की धमकी दी जा रही है। तो वो धमकी इस तरीके से दी जा रही है कि उससे आपको आशंका उत्पन्न हो गई कि अब जो परिणाम है वो कुछ ना कुछ क्या है, या तो डेथ कॉज होने वाली है, या ग्रीवियस हर्ट कॉज होने वाली है, या किसी भी तरीके की आपको हर्ट होने वाली है। तो कौन सी सेक्शन के अंतर्गत कितना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप यूज कर सकते हैं। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार कब शुरू होगा? जैसे ही रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर अगेंस्ट द बॉडी कॉज्ड होगा अटेम्प्ट के जरिए या फिर धमकी के जरिए। फिर नेक्स्ट केस था एमसी दत्ता वर्सेस स्टेट 1977। अब इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया कि ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्चुअल ऑफेंस मस्ट हैव बीन कमिटेड। अब ये जरूरी नहीं कि एक्चुअल ऑफेंस कमिट हो जाए, कि अपराध कमिट हो ही जाए। दैट इज नो एक्चुअल इंजुरी नीड बी रिसीव्ड बिफोर द राइट इज एक्सरसाइज। अब आप वेट नहीं करोगे कि सामने वाला पहले अपराध कमिट कर दे, आपको कोई इंजुरी हो जाए, उसके बाद आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है यूज करें। सिर्फ आशंका का होना ही पर्याप्त है। आपको आशंका उत्पन्न हो गई, बस वो आशंका रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई जूता उठा के दिखाने लगा तो तुम कहो कि अरे सामने वाले ने मुझे जूता उठा के मारने के लिए दिखाया तो मैं डर गया, मुझे लगा अब तो मैं मर ही जाऊंगा और मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज किया, सामने वाले को चाकू से छेड़ दिया। भाई ऐसा नहीं होता ना, किसी के जूता दिखाने से तुम मरोगे तो वो नहीं। तो यही कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं इस केस में। को किसके थे ये जूता दिखाने वाले इसमें? यहाँ पे नहीं, ये केस के थे, फैक्ट याद नहीं आ रहा है मुझे, बताऊंगी बाद में। वो केस में यही हुआ था कि दो पक्षकार थे, उनके बीच में जो है कहासुनी हो गई, लड़ाई होने लगी। तो पंचायत में मामला गया। तो पंचायत में मामला चल रहा था, तो पंचायत में ही दोनों पक्षकारों के बीच में डिस्प्यूट हुआ। तो एक पक्षकार ने जूता उठा लिया कि मैं तुम्हें मतलब जूते से मारूंगा, और गाली गलौज होने लगी। तो जो दूसरा पक्षकार था उसको जो है बहुत इंसल्ट फील हुआ कि भरी पंचायत में जो है इसने मुझे जूता दिखाया और जूता मारा, बहुत इंसल्ट फील हुआ। तो बाद में जाकर के उसने क्या किया, पंचायत जब खत्म हो गई तो बाद में उसको लिफ्ट के बहाने रोका, कि जीप में वो लोग जा रहे थे, लिफ्ट के बहाने रोका और उसको वहां से डेडली वेपन से मार दिया। तो इस केस में ये कहा गया था कि ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है, क्योंकि जूता दिखाने से ना तुम्हें डेथ का एप्रीहेंशन हुआ था, और जिस तरीके से तुमने मारा प्री प्लान करके, तो वो तो मर्डर था। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहीं से कहीं तक नहीं था, ऐसा भी फैक्ट, ठीक है ना। तो इसमें भी यही है कि अब जरूरी नहीं कि इसमें क्या कह रहे हैं कि एक्चुअल ऑफेंस होना जरूरी नहीं है, कि आप तभी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करें जब एक्चुअल ऑफेंस कमिट हो, है ना। और एक्चुअल इंजरी होना भी जरूरी नहीं है। सामने वाले के बिहेवियर से अगर आपको ऐसा लग गया कि सामने वाले जो है इस तरीके का अटैक करने वाला है जो जानलेवा सिद्ध होगा, तो आप क्या कर सकते हो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। आगे विक्टर सोलमन, इसमें बताए थे केसेस कि किस चीज को आप मान सकते हो। कौन सा केस है? विक्टर सोलमन। इसमें क्या बताया देखिए। अब इस केस में क्या बताया विक्टर सोलमन में, दैट इफ अ मैन इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ as by seizing a dangerous weapon in such a way that he manifestly intends immediate violence,
This seems sufficient justification for the exercise of the right of private defense, for his conduct amounts to a threat and the other has reason to consider the danger to the eminent. इस केस में क्या कहा गया कि यदि एक मैन इस तरीके से कोई आर्म उठाता है और अपने आप को तैयार करता है कि जैसे वो आपके ऊपर आक्रमण करने ही वाला है, मतलब कोई एक पर्सन है, सपोज कीजिए आप बैठे हैं, कोई एक पर्सन अचानक से आया आपके सामने और बड़ी सी बंदूक उठाई और आप पे निशाना साध दिया, तो अब कोई भी पर्सन अचानक से आकर के बड़ी सी बंदूक उठा करके आपके ऊपर निशाना लगाएगा और आप देखोगे तो कोई भी कॉमन प्रूडेंट वाला पर्सन है, कोई भी सामान्य बुद्धिजीवी बुद्धि है, तो वो क्या समझेगा? कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति है वो देखकर यही समझेगा यार ये क्या हो रहा है, इसने बंदूक उठाई और मेरे ऊपर निशाना साध दिया, मतलब ये गोली चलाने ही वाला है। तो ये एक्ट बहुत, अब ये जो इसका कंडक्ट है ये अपने आप में, इसका ये जो आचरण है सामने वाले व्यक्ति का कि एकदम से उठा के बंदूक को निशाना साध दिया, ये अपने आप में धमकी का काम करेगा कि मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। अब ये इस तरीके के जो कंडक्ट है इससे आपका अधिकार उत्पन्न हो गया, क्योंकि आपको उसके कंडक्ट से रीजनेबल एप्रीहेंशन हो गया कि ये मुझ पर गोली चलाने वाला है, तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहीं से क्या हो गया, शुरू हो गया। अब जब तक वो या तो हटाना ले बंदूक का निशाना, है ना, या बाद में थोड़ी देर बाद हो सकता निशाना साध दिया और थोड़ी देर बाद हंसने लगेगी, अरे बात तुम तो डर गया, मैं तो तुम्हें डरा रहा था, वो एक अलग बात है। लेकिन जब तक कुछ ऐसा नहीं होता है कि आपको ये फील नहीं हो कि ये घातक है या क्या चल रहा है, तब तक आपका डेंजर बना रहेगा और आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहेगा। ठीक, तो ये इस केस में जो है फैक्ट बताया गया कि यदि कोई पर्सन इस तरीके से कोई डेंजरस वीपन को अपने हाथ में लेता है और ऐसे और आपकी तरफ एकदम टारगेट करते हुए कि वायलेंस करेगा, इस तरीके से अपना पोस्चर चेंज करता है, तो ये सफिशिएंट जस्टिफिकेशन माना जाएगा कि आप जो है अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर इसलिए आपने किया है और उसका जो सामने वाले का जो कंडक्ट है वो अनदर पार्टी को एज अ थ्रेट, धमकी के तौर पे लगेगा और उसको रीजनेबल कंसिडरेशन के तौर पे माना जाएगा। ठीक है, तो ये विक्टर सोलमन के फैक्ट्स थे। उसके बाद एक केस है नवीन चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नवीन चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इस केस में ये कहा गया था कि दैट the right of private defense of body commences as soon as reasonable apprehension of danger to the body arises। जैसे ही रीजनेबल एप्रीहेंशन जो है बॉडी के लिए अराइज होता है तब ही जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाता है एंड कंटिन्यूज टिल एप्रीहेंशन लास्ट, जब तक आशंका बनी रहती है हमले की तब तक आपका जो अधिकार है वो क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। इस पॉइंट पर है ये केस नवीन चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उत्तरांचल, सॉरी उत्तरांचल 2000। मैम एक बार और बता दीजिए इसको। नवीन चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल जो है ये एग्जैक्ट जो 102 की लैंग्वेज है उस पर है। एग्जैक्ट 102 की जो हमने लैंग्वेज पढ़ी ना बैरेट की, कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब से शुरू होता है जब रीजनेबल आशंका जो है, उपयुक्त आशंका बॉडी के अगेंस्ट क्राइम होने की हो जाती है और जब तक बना रहता है जब तक वो आशंका बनी रहती है, उस पॉइंट पर है। ठीक, ठीक है, तो ये 102 तक के केसेस हो गए, आगे की कल क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट मैम।